नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। फरेदा विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। एसपी के विनोद तिवारी ने 9,231 वोटों से जीत हासिल की है। विनोद तिवारी ने कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को हराया है। विनोद तिवारी को 64,878 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को 55,647 वोट मिले। वहीं बीजेपी के बजरंगी सिंह तीसरे स्थान पर रहे। महाराजगंज जिले की फरेदा विधानसभा सीट पर 30 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में कल कुल 7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। आपको बता दें कि लोकायुक्त की जांच में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर फरेंदा सीट से बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी। बजरंग बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। सदस्यता रद्द होने के बाद फरेंदा सीट पर उपचुनाव हुआ था। फरेंदा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार यकीनन आला कमान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। फरेंदा के मतदाताओं ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और समाजवादी सरकार में विश्वास व्यक्त किया है, बल्कि सांप्रदायिक ताकतों को बुरी तरह परास्त किया और तीसरे नंबर पर पहुंचाया। फरेदा के मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के सभी 84 घाटों पर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों ने सभी 84 घाटों पर साफ सफाई की और आम लोगों से अपील की कि वो भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने। 80 घाट से लेकर राजघाट तक के सभी घाटों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने साफ सफाई करने का काम किया, जिसमें वाराणसी के बीजेपी से 3 विधायक, मेयर और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों ने सरकारी मशीनरी से भी अपील की कि वो इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। हालांकि 80 घाट पर ज्यादा फोकस दिखा और बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उस जगह को साफ करने की कोशिश की जो पहले से ही साफ थी। बीजेपी की कोशिश है कि 16 मई से पहले बनारस को स्वच्छ शहर के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए, क्योंकि 16 मई को नरेंद्र मोदी बाकायदा बनारस के सांसद के रूप में अपना 1 साल पूरा कर रहे हैं। काशी में हो रहे विकास कार्यों को लेकर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि क्योटो टोक्यो से तकनीक लेने से पहले हमें आधारभूत संरचना मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं उच्च तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें स्थिर विकास का काम करना होगा। बुलेट ट्रेन से ज्यादा जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास करना है। मुरली मनोहर जोशी ने बीएचयू में संबोधन के दौरान ये बातें कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद पहली बार आज देवभूमि उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करीब 2 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सड़क मार्ग से होते हुए देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के सभागार में पहुंचे। जौलीग्रांट से सर्वे ऑडिटोरियम सभागार तक सड़क मार्ग के सफर में अमित शाह का कई स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप को बयां किया। साथ ही अमित शाह ने उत्तराखंड बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ साथ संगठन के अन्य तमाम कुछ नेताओं को कुछ अहम टिप्स भी दिए। 2014 से हमारे विचारधारा का सम्मान पर्व शुरू हो रहा है। आने वाले 3 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी इस देश का नेतृत्व। अब देखना होगा कि आगामी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह उत्तराखंड का दौरा कितना लाभकारी साबित होगा। देहरादून में प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेत्रदान करने का ऐलान किया है। राजधानी में एक स्वास्थ्य जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने ये बात कही। इसके पहले उन्होंने इस रैली के साथ ही नशा मुक्ति सिग्नेचर कैंप का भी शुभारंभ किया।
मैं भी उनके कामों से इंस्पायर्ड फील किया, इसलिए मैंने भी आज डोनेट करने का फैसला किया। तो नेत्रदान जीवन दान है और खुशियों का दान है, और मैं समझता हूँ कि नेत्र जैसी अनमोल चीज जो है शरीर के साथ जल जाए, उससे बेहतर है कि वो आगे आने वाले समय में जितने समय हमने उसे रोशनी देखी है, कोई और उसे दुनिया को देखने का काम करे। शायद दुनिया आगे और खुशहाल होगी जिसको हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारी आंखें जब उनको देखेंगी दूसरे के शरीर से, तो हमारी आत्मा भी तृप्त होगी। प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान के गुस्से का शिकार हुए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जुगल किशोर वाल्मीकि, जिन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वाल्मीकि ने आज कहा कि मेरठ में सफाई कर्मचारियों को जेल भेजने के आदेश से वो आहत हैं और अब इस पद पर नहीं रह सकते। हालांकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तारीफ की, लेकिन आजम खान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हाल ही में रामपुर में आजम खान ने पार्टी के गद्दारों को सबक सिखाने की बात कही थी। माना जा रहा है कि जुगल किशोर का इस्तीफा इसके बाद तय था। सारे नगर निगमों में एस्मा कानून लगाकर कर्मचारियों को जेल भेजने का जो आदेश दिया गया, उससे मैं आहत हूं। केवल नाराजगी कर्मचारियों का उत्पीड़न है और कोई शब्द नहीं कहना। गौरतलब है कि जुगल किशोर वाल्मीकि को करीब 2 वर्ष पहले आजम खान ने ही राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनवाया था। पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाएगा, ये आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है। इस मामले पर डीएम ने एसपीओ से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि 28 मार्च 2009 को लोकसभा चुनाव के दौरान कलराज मिश्र ने कोर्ट में सभा को बिना अनुमति संबोधित किया था, जिससे लोगों ने कोर्ट में तोड़फोड़ भी की थी। उसी दिन कलराज मिश्र पर मामला दर्ज किया गया था। कल हुई एनसीआर के फ्लैट बायर एसोसिएशन के साथ राहुल गांधी की मीटिंग के बाद आज अजय माकन नोएडा पहुंचे और एनसीआर के बायर्स के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति का ऐलान करते हुए कहा कि कल जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक निवेशकों के साथ एक पैदल मार्च निकालेंगे। आज की हुई सेक्टर 61 में इस मीटिंग के बाद अजय माकन ने कहा कि बीजेपी द्वारा जो बिल्डर रेगुलेटरी बिल लाया जा रहा है, इसमें कई खामियां हैं और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को बनाया जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्दी से जल्दी पास हो, दोबारा से अगर जाने की जरूरत ना पड़े। हमारी अमेंड जो हम लोग चाहते हैं, जो विरोध हमारा है, अगर उन सब बातों को अगर ठीक हो जाए तो ये अच्छी बात है। तो ये जो है जल्दी से जल्दी ये पास होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बिल्डरों और निवेशकों की माने तो पिछले काफी समय से 2006 से निवेशक इस चीज से पीड़ित थे और इस सवाल को जब जी संगम ने अजय माकन से पूछा तो अजय माकन पिछले अपने कार्यकाल के दौरान बायर्स को फायदा क्यों नहीं पहुंचाया गया, उस सवाल पर चुप्पी साधते नजर आए। फिलहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी द्वारा निवेशकों का जो साथ दिए जाने का बयान दिया जा रहा है, ये कहां तक पहुंच पाता है। यूपी में विधान परिषद की 9 सीटों पर जल्द ही सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। 25 मई को खाली हो रही विधान परिषद की 9 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। जनता परिवार में विलय के बाद नए चुने जाने वाले सदस्यों में इसका असर दिखने की पूरी उम्मीद है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह के आवास पर हुई बैठक में ज्यादातर सदस्यों के नाम पर सहमति बन गई है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना साफ है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले मनोनयन में पार्टी नेतृत्व की सहमति ही सर्वोपरि होगी। विधान परिषद के नए सदस्यों के लिए जो नाम चर्चा में हैं, उनमें काशीनाथ यादव, पारसनाथ यादव शामिल हैं। महिला नेताओं में महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह, पूर्व अध्यक्ष लीलावती और महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना वाजपेयी का नाम भी शामिल है। युवा नेताओं में सुनील सिंह यादव, राजपाल कश्यप शामिल हैं। इसके अलावा राम आश्रय विश्वकर्मा, राम आश्रय कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम के पिता को मेरठ में गिरफ्तार करने में नाकाम रहे सीओ श्वेताभ पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। संगीत सोम के पिता ओमवीर पर एक ठेकेदार को पीटने का आरोप है। मामला सरधना इलाके का है। उस वक्त पुलिस ने ओमवीर के अलावा दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी, लेकिन ओमवीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।
उस वक्त श्वेताभ पांडे सरधना के सीईओ थे। फिलहाल ये दौराला के सीईओ के पद पर थे, जहां से उन्हें सस्पेंड किया गया है। इससे पहले मेरठ के तत्कालीन एसएसपी सुभाष बघेल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। संगीत सोम के पिता पर ठेकेदार की पिटाई का आरोप लगा था और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी, जिसकी गाज एसएसपी सुभाष बघेल पर गिरी थी और उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। लखनऊ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि अब पुलिस लाइन भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस लाइन परिसर में हुए धमाके से हड़कंप मच गया। परिसर में हुए तेज धमाके के बाद पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिजन धमाके की जगह पहुंचे, जहां एक बैग पड़ा मिला। इस लावारिस बैग में रिवॉल्वर, तमंचा, कारतूस और देसी बम पाया गया। मौके पर पहुंची महानगर पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन पुलिस महकमे ने इस बड़ी वारदात को अपने अधिकारियों से छुपा लिया। क्या बताया लोगों ने, क्या था वहाँ पे? किस तरीके कुछ आम लोगों का भी आना जाना रहता है इधर? हाँ, आते हैं रास्ते है तो आना जाना। धमाके होने की भी पुष्टि हुई है, कुछ का धमाका भी हुआ है और साथ ही साथ कुछ अवैध शस्त्र उसमें देखे गए। धमाके की सूचना मिलने पर डीआईजी लखनऊ मौके स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही अपराधियों को पकड़ने की बात कही है, लेकिन पुलिस परिसर के अंदर ही हुए इस धमाके ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। कानपुर जल्दी ही एक बड़े हवाई मैप पर आ सकता है। इसके लिए चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कभी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहलाने वाले कानपुर का एक बड़ा दर्द यह रहा है कि यहाँ से बड़े शहरों के लिए कोई फ्लाइट्स नहीं होती। इससे न तो निवेशक और न बड़े कारोबारी इस शहर का रुख करते हैं। कानपुर एयरपोर्ट केंद्र सरकार के रक्षा विभाग के अधीन आता है, लेकिन उसके सामने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन की कमी आड़े आ रही थी। अब राज्य सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार और सिविल एनक्लेव की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए ग्राम मवैया के 17 हेक्टेयर काश्तकारों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ अब विदेशी पर्यटक भी आएंगे, सुविधा होगी उनको। और इसके पहले तो कई सरकारों ने इसके बारे में कहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार ये की है, बड़ी खुशी की बात है। कैबिनेट ने जो फैसला किया है। भूमि अधिग्रहण की दरों के अनुमोदन के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। निसंदेह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास होने से शहर में पूंजी निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी को टोल फ्री करने की जी मीडिया की मुहिम का असर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी टोल ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट की समीक्षा अपनी 6 मई की बैठक में करेगी। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन के निर्देश पर यह समीक्षा होगी। 3 दिन पहले जी संगम की पहल के बाद डीएनडी के एग्रीमेंट की फाइल और रिपोर्ट अथॉरिटी के सीईओ रामा रमन ने आलोक रंजन को सौंपी थी। इसी के साथ डीएनडी को टोल फ्री करने को लेकर सरकारी मशीनरी में बड़ी हलचल की खबर है। डीएनडी टोल का मामला इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पास भी पहुंच चुका है। नोएडा से बीजेपी विधायक विमला बाथम ने कहा था कि डीएनडी की लूट जनता के सामने आ चुकी है, लिहाजा यूपी सरकार तत्काल प्रभाव से डीएनडी का एग्रीमेंट खत्म करे। 8 अप्रैल को बीजेपी के प्रदर्शन के बाद डीएनडी प्रशासन ने 1 मई तक जवाब देने का भरोसा दिया था। मुरादाबाद में सरकारी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस पूरे मामले में मुरादाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में सरकारी कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों युवकों से ठगी का मामला सामने आया था। भारतीय फूड प्रोसेसिंग केंद्र के नाम पर भेजे गए कॉल लेटर्स के जरिए पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को ठगा गया। मामले के खुलासे के बाद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के आदेश के बाद मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। जब हम लोगों ने छानबीन करी तो पता चला कि काफी बड़ा रैकेट है और इसमें गैर प्रांत जैसे तमिलनाडु और पंजाब और गुजरात का गैंग है जो इसको ऑपरेट कर रहा है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने भी ठीक इसी तरह के गिरोह का खुलासा किया था, जो कि लोगों से रोजगार के नाम पर ठगी कर उनसे धोखाधड़ी करता था, साथ ही साथ कई लोगों को बंधक भी बनाया करता था। यूपी के शामली के कांदला कस्बे में हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस बार पुलिस ने विधायक नाहिद हसन के अलावा 6 लोगों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही साथ 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शामली के कांदला कस्बे में कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने न केवल कांदला थाने पर पथराव किया बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। यही नहीं, हजारों लोगों की भीड़ ने पहले ट्रेन रोककर पथराव किया, फिर रेलवे फाटक पर भी तोड़फोड़ की, जिससे रेलवे को काफी नुकसान भी हुआ। आरपीएफ के थाना अध्यक्ष के मुताबिक रेलवे टीई की तहरीर पर रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पता कर रहे हैं, अभी एफआईआर हो रही है, उसको उनका पता किया जा रहा है और लोग जिन्होंने ये उपद्रव किया है उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कल सहारनपुर की ट्रेन में 2 लोगों से बदसलूकी हुई थी, जिसके विरोध में गांव वाले प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच में हाथापाई और भयंकर झड़पें सामने देखने को मिली। गोरखपुर के खोरावर थाना क्षेत्र में एक युवक की कच्ची शराब पीने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित गांव वालों ने सड़क पर 100 को रखकर जाम लगा दिया। गांव वालों को प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों की फोर्स बुलाई गई और डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर 100 हटाने से इनकार कर दिया, जिससे पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई और बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। मौके पर पुलिस के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पुलिस के 2 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और ग्रामीणों में करीब 2 घंटे तक जमकर बवाल हुआ, जिसमें एसपी सिटी सहित कई पुलिस वाले चोटिल हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने एसपी सिटी के गनर का वायरलेस सेट भी उठा ले गए। पुलिस द्वारा जबरन 100 को हटाए जाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में जमकर बवाल हुआ। शराब पी के उसकी मृत्यु हुई है, इसको लेके लोगों ने जैम किया था। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब बॉडी को हटाने का प्रयास किया गया तो भीड़ उग्र हुई और उनके द्वारा पथराव वगैरह किया गया है। बताया जाता है कि खोरावर में कच्ची शराब ने लघु उद्योग का रूप ले लिया है और ये धंधा भी पुलिस वालों के सर पे ही फल फूल रहा है। फिलहाल इसकी मौत के बाद इतना बवाल बढ़ा कि उस गांव में पुलिस को फोर्स लगानी पड़ी। मुरादाबाद में पुलिस लाइन स्थित मंदिर छेड़खानी के चलते जंग का अखाड़ा बन गया। मंदिर में पूजा करने पहुंची एक महिला ने मंदिर के पुजारी पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, जिसके बाद जब उसके पुजारी सियाराम से प्रसाद मांगा तो उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस हरकत से गुस्से में आई महिला ने अपने पति को भी बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर आरोपी पुजारी को जमकर पीटा। मामले की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी को थाने लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण ने शहर के बदहाल पड़े पार्कों को संवारने का बीड़ा उठाया है। विकास प्राधिकरण ने इसके लिए शहर के 28 पार्कों को चुना है। इन पार्कों को संवारने के लिए अधिकारियों को नामित करने के साथ ही टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। प्राधिकरण के मुताबिक इस पूरी योजना को साकार करने के लिए 37 लाख का बजट है। योजना को सफल होने के बाद शहर के बाकी पार्कों को संवारा जाएगा। साथ ही पार्कों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में इसकी साफ सफाई के लिए जागरूकता भी लाई जाएगी। हालांकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा बन चुका है। प्राधिकरण के वीसी पर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा हर्बल पार्क का ठेका देने का आरोप लगा है। और आसियाना प्रथम द्वितीय दीनदयाल नगर आवास योजना में कुल 15 पार्क हैं। इस प्रकार कुल 28 पार्कों का वो जो सौंदर्यीकरण का काम हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें कुछ 37 लाख 61,000 रुपया खर्च जो है इसके टेंडर भी हो गए हैं, काम शुरू हो गए हैं। जब सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में अधिकारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं तो बाकी पार्कों को संवारने की मुहिम भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आजादी के 68 साल बाद भी देश में ऐसे स्थान हैं जहां पर पानी पर पहरा है और दलित समाज से लोगों को कुएं पर चढ़ना और हैंडपंप छूना मना है। आज भी ऐसे परिवार नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमीरपुर जिले का यह नजारा आपको विचलित कर सकता है। यहाँ गंदे नाले से जानवर और इंसान दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं। आजाद भारत का यह गुलाम तबका गंदे नाले के बगल में गड्ढा खोदकर पानी पीने का जुगाड़ करता है। मौदहा के अलावा जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां दलित को कुएं व हैंडपंप में पानी तब तक नहीं मिलता जब तक ऊंची जात के लोग पानी न भर लें। कुआं छूना पाप है, तुम लोग कुआं में पानी क्यों भर रहे हो? कुआं में न छूना चाहिए तुम्हें, बहुत बुरा पाप है। नदी में जाओ तो नदी में
झगड़ा करते हैं, नल में जाओ तो नल में, कुएं में जाओ हम लोग पानी पिए तो कहाँ से पिए। आज भी कुएं में नहीं चढ़ पाते, आज भी नहीं चढ़ पाते हैं। जब वो लोग भर लेंगे तब भी हम बाद में 2 घंटा 3 घंटा में फिर बाद में चढ़ेंगे हम कुआं में। ये संगम पर समाज को आईना दिखाने वाली इस हकीकत के बाद अब देखना यह है कि गांवों के दलितों के साथ सममंत्री व्यवहार करने वाले सिस्टम को बदलने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। एक तरफ केंद्र सरकार सारनाथ में बुद्ध सर्किट के विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धम्मेक स्तूप की बदहाली एक अलग ही तस्वीर बयां कर रही है। स्तूप के पत्थरों में हो रहे क्षरण ने पुरातत्व से जुड़े विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। स्तूप के पत्थरों में काले धब्बे पड़ रहे हैं और पत्थर के टुकड़े भी टूटना शुरू हो गए हैं। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की विज्ञान शाखा के विशेषज्ञों की टीम 2 बार यहां पर दौरा कर चुकी है। इसके अलावा टूटे हुए पत्थरों के सैंपल जांच के लिए देहरादून की लैब में भेजा जा चुका है। इसके बावजूद भी यहां पर कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते बौद्ध धर्म के अनुयायियों और पुरातत्व प्रेमियों में खासी चिंता है। उनका कहना है कि पहले बौद्ध वृक्ष का गिरने और अब इस स्तूप के पत्थरों के टूटने से वे काफी चिंतित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखकर इसको जल्द से जल्दी एक ट्रीटमेंट इसको कराना चाहिए ताकि उसको आगे न बढ़े, नहीं तो इसको उससे ज्यादा अगर होने से बहुत हमको लगता है पैसा भी खर्च करना पड़ता है और बहुत समय भी लगेगा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ये डर सता रहा है कि अगर जल्दी ही कोई व्यवस्था नहीं की गई तो नेपाल जैसी अगर कोई प्राकृतिक आपदा इस क्षेत्र में भी आती है तो कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर समाप्त ही न हो जाए।